हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक बार बैठे पीछे। अरे खड़े खड़े सारी चर्चा कर लोगे क्या? बैठ जाओ। तो आज अपने क्या शुरू करने वाले हैं? MS एक्सेल। जल्दी बैठे। तो एक्सेल की यदि हम बात करें तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन तो है ही, एप्लीकेशन तो हम सभी पढ़ रहे हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन यदि एप्लीकेशन में भी इसकी हम कैटेगरी देखें तो किस प्रकार का है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। दूसरा हम इसको नाम क्या देते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें सारा काम किसमें होता है? सीटों के अंतर्गत होता है। ऑलरेडी इसमें सीटें बनी हुई हैं। एक्सेल आज ही स्टार्ट करेंगे, कल कहाँ हो गया था भाई? कल तो सिर्फ हमने वर्ड खत्म किया था। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो देखो, इसलिए क्योंकि इसमें सारा काम किसमें होता है? सीटों में, जिनको हम सिंपल वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वर्कशीट। और जब बहुत सारी वर्कशीटें मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्क बुक। क्या कहलाती है वो? वर्क बुक। ध्यान रखना, एक सीट तो वर्कशीट है और बहुत सारी वर्कशीटें मिलकर के क्या कहलाएंगी? वर्क बुक। और जब आप पूरा फोल्डर ही वर्क बुकों का बनाएंगे या पूरा काम ही एक्सेल पर करेंगे तो उसे कहलाता है वर्क प्लेस। ठीक है ना? और वर्कशीट हमारी किससे मिलकर के बनती है? रो एंड कॉलम से। रो एंड कॉलम से। तो वर्कशीट किससे मिलकर बनेगी? रो और कॉलम से। इनके बारे में चर्चा करने से पहले आपसे थोड़ी सी चर्चा ये होगी कि दुनिया का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन बताएगा? फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक्सेल से पहले भी सॉफ्टवेयर थे, तो फर्स्ट कौन सा है? कोई भी नाम। और क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, संगणक के एग्जाम दिए आप में से किसी ने, तो उसमें आया था कि ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखा किसी ने पेपर? अब पारी तो मुझे याद नहीं है दोस्त। हाँ, तो एक ही पारी हुई थी, तो पारी भी कोई मतलब नहीं है, लो एक ही पेपर हुआ है। ये देखें, इसका नाम है विजिकॉल्क। क्या नाम है? विजिकॉल्क। देखो, विजी का मतलब होता है यहां पर विजिबल। क्या होता है?
और कॉल्क का मतलब कैलकुलेटर। क्या होता है? कैलकुलेटर। तो एक कंपनी है जिसका नाम था विजिबल कॉर्पोरेशन, उसने ये कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसका शॉर्ट में जिसे जाना जाता है किस नाम से? विजिकॉल के नाम से। ठीक है कि नहीं? और ये हमारा दुनिया का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसे 1979 में बनाया गया था। ठीक है ना? अब की और भी हैं या सिर्फ यही एक है? और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसके अलावा, क्योंकि हमें कुछ नाम हमेशा पता होने चाहिए कि 5-7 नाम पता होते हैं तो हमें ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर ये है, कौन सा नहीं है। सीधे सीधे आ जाता है निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है। अब हमें उनके नाम पता नहीं होंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके नाम पता होने जरूरी है। अदर की बात करें तो देखो, एक है सुपर कॉल्क। क्या नाम है? सुपर कॉल्क। एक है बोइंग जेड। क्या नाम है? बोइंग जेड। एक है बिंग जेड, और इसी के साथ वो एक बोइंग कॉल्क भी है, यानी बोइंग कॉल्क, बोइंग जेड। और इसके अलावा देखिए एक है लोटस सिम्फोनी। लोटस सिम्फोनी। और गूगल शीट तो आप सभी ने यूज की होगी। तो गूगल शीट भी आपका कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कुछ इधर लिख देता हूं। एक जिसका बहुत ज्यादा चर्चा रहती है उसका नाम है लोटस 123। ये तो सुना ही होगा, और कुछ नहीं तो डोस में सबसे ज्यादा यूज इसका किया गया था। और 123 नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर आया था इस कैटेगरी में जो 3-in-1 प्रोग्राम इंटीग्रेटेड था। मतलब एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर में 3 प्रोग्राम इनबिल्ट थे, जिसके अंतर्गत आप कैलकुलेशन कर सकते थे, जिसके अंतर्गत आप चार्ट ड्रॉ कर सकते थे और डाटाबेस मैनेज कर सकते थे। वो कौन सा था? 123। तो ऐसे अलग अलग नाम भी आते हैं। एक्सेल के को पुराना जो वर्जन जाना जाता था वो नाम था मल्टीप्लान। क्या है? मल्टीप्लान। ध्यान दे लेना, मल्टीप्लान। ठीक है? तो ऐसे नाम याद रख लेना। ये एक है क्वांटो प्रो। नीचे करूं? एक और लिख लीजिएगा, 1 मिनट कर देता हूं। क्वांटो प्रो, ये लीजिए, इतना ही लिखा है बस। देखो बिजी कॉल का कमेंट भी आ चुका है, क्लास में से किसी ने नहीं बोला, लेकिन एक है धीरज कुमार, उन्होंने बताया है। बिजी कॉल का 1979, मतलब इन्होंने सॉल्यूशन देखा होगा पक्का संगणक का, तभी इनको पता चला है। प्रीवियस ईयर का तो आप कोई क्वेश्चन छोड़े ही नहीं। जो भी एग्जाम में होती है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की हो चाहे अपनी आरपीएससी की हो, उनके आपको क्वेश्चन जरूर निकालना है, प्लस ऑप्शन भी। बिल्कुल, कंप्यूटर में तो रिपीट ही रिपीट होता है। और एक है, अभी 2 एग्जाम है, रिको ने अलग से करवाई थी, उसके भी आप कंप्यूटर के क्वेश्चन देखना। रिको में जैसे एक तो प्रोग्रामर की एग्जाम हुई थी, एक असिस्टेंट प्रोग्रामर की, एक आईए की। एक बिजली बोर्ड अलग से लेता है, बिजली बोर्ड में भी अलग से एग्जाम होती है सूचना सहायक की, वो भी आप देखना, उसके अंतर्गत भी आपको कंप्यूटर टेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिले। यानी कोशिश ये करें कि प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, प्लस उसके ऑप्शन। क्या होता है, काफी बार ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं, बाकी के 3 ऑप्शन को भूल जाते हैं। पता चलता है अगली पारी में उन्हीं 3 ऑप्शनों में से एक क्वेश्चन बना के दे देता है। इसलिए उनके ऑप्शनों को जरूर देखें। तो ये बहुत है, इतने याद रख लोगे, इनमें से ही मिल जाएंगे आपको ऑप्शन, खूब है। नहीं तो ये इनकी कोई कमी नहीं है, 25-30 नाम हो सकते हैं ऐसे। लिख लिया? लिखना तो एक बार। चलिए बताइए, एमएस एक्सेल को स्टार्ट कितने तरीके से कर सकते हो?
वापस वही चीजें चलेंगी, इसलिए ये तीनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। नंबर वन बिन प्लस आर, उसमें क्या लिखोगे? सिर्फ एक्सल। जैसे वहां हम लिख रहे थे बिन वर्ड, यहां सिर्फ क्या लिखेंगे? एक्सल, ओनली एक्सल, और कुछ नहीं करना उसके साथ है। दूसरा तरीका स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस और MS एक्सल। तीसरा एक तरीका, कहीं पर भी जो आइकन है या शॉर्टकट है उस पर डबल क्लिक। तो 2 तरीके तो सेम है, 2 में तो कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो एक कि बिन आर में हमें अब पहले बिन वर्ड लिख रहे थे, वहां क्या लिखना है? एक्सल। तो वही हमें वापस लिखने हैं। देखें एक बार, कर दू ना आपको ऊपर। स्टार्टिंग मेथड ऑफ MS एक्सल। नंबर 1 बिन प्लस आर, इसमें आप क्या लिखोगे? एक्सल, और ओके करते ही आपका चालू हो जाएगा। दूसरा स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस और MS एक्सल। नंबर 3 शॉर्टकट, या हम बोले आइकन पर डबल क्लिक। क्लियर? स्टार्ट करते ही आपके पास स्क्रीन अपीयर होगी MS एक्सेल की। सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा? MS एक्सेल की स्क्रीन में सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा? टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में कौन से बटन होंगे? वही क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेंटर में चेंज है। डिफॉल्ट नाम, जो टाइटल का नाम है वो क्या होता है? डिफॉल्ट। वर्कशीट गलत, वर्क बुक, और वो होता है बुक 1, ओनली बुक 1। वर्क बुक भी नहीं लिखा होता है, क्या लिखा था? ओनली बुक 1 लिखा होता है। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन आता है MS एक्सेल की फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, बुक 1। क्या होगा? बुक 1। ठीक है ना? उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। उसमें कौन कौन से बटन होते हैं? सेव, अंडो और रेडो, और एक होता है कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है ना? तो कुल मिला के हमें टाइटल बार में सिर्फ एक चीज लिखनी है, वो कौन सी? नाम लिखना है फाइल का। ठीक है ना? और फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन ज्यादा नहीं पढ़ाया भाई, इतना ही है। स्टार्ट किया है अभी एक्सेल, और कुछ नाम लिखा है .exe, गलत। XLS X, XLS X होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या है? XLS X। क्लियर? यदि ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो X को हटा दो। ये कर रहे थे हम, वहां डॉक्स से डॉक कर रहे थे, X हटा रहे थे। यहां भी हम क्या करेंगे? X हटा देंगे, बचेगा क्या? .XLS। बस लिखें। हाँ, टाइटल बार। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? टाइटल बार। और टाइटल बार में भी सिर्फ सेंटर वाला लिखोगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। सेंटर में क्या होगा? आपको फाइल नेम मिलेगा,
और फाइल नेम जो होगा वो आपका क्या होगा, बुक 1। ठीक है। दूसरा यहां पर आप लिखोगे फाइल का फाइल एक्सटेंशन, और ये होता है आपका .xlsx। और ओल्ड वर्जन की यदि हम बात करेंगे 2003 की, तो ये क्या हो जाएगा, .xls वर्जन 2003 तक। और एक और लिखा था हमने एक्सटेंशन में, याद हो तो एक और लिखा था एक्सटेंशन में टेम्पलेट के लिए। किसके लिए, टेम्पलेट के लिए। क्या लिखा था, DOTX। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, XOTX, XOTX। और ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो XOT, XOT। ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गया टेम्पलेट के लिए, ये मेन फाइल के लिए, और ये फाइल का नाम। तीनों चीजें हमने एसइजेड लिखी है सेंटर में वर्ड के। लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम है, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लिया। इसके बाद कौन सा बार आएगा आपका, मेन्यू बार। कौन सा, मेन्यू बार। अब एक बार मेन्यू बार में देख ले हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, अच्छा रहेगी क्या अभी भी, ये लीजिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने की, इतना स्लो तेज काम चलेगा। तो इसमें समझाना क्या था, ये तो समझा हुआ है ऑलरेडी। थोड़ा सा स्पीड, मल्टीटास्किंग बनो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो आप। अब देखिए कुछ समझने वाला नहीं है तो लिखने लगे रहिए। मैं सिर्फ मेन्यूज के नाम लिख रहा हूं, जिनमें से एक दो मेन्यू में चेंज है, बाकी सब पहले वाले ही मेन्यू है। ठीक है। पहली मेन्यू कौन सी थी, फाइल, तो समझने वाला नहीं है बिल्कुल भी। नंबर दूसरी मेन्यू कौन सी थी, होम। तीसरी कौन सी थी, इंसर्ट। नंबर चौथी, तो यहाँ डिजाइन छोड़ दो, सीधा क्या ले लो, पेज लेआउट। मैंने सीधा लेआउट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पेज लेआउट लिखो या सिंपल लेआउट लिखो, एक ही बात है। नंबर 5, उसके बाद, हाँ अब देखो क्योंकि वहां हम पढ़ रहे थे पहले रेफरेंस, तो रेफरेंस नहीं है यहाँ पर, रेफरेंस की जगह यहाँ क्या है, फॉर्मूला टैब। और नंबर 6 डेटा, क्या है, ये दो अलग नाम है बस। और नंबर 7 रिव्यू। और नंबर 8 व्यू। अब लिख लो एक बार नाम, फिर चर्चा करेंगे समझाने वाली। बिल्कुल भाई, XOT 2003 तक ही हमने लिखाया है आपको। ओल्ड वर्जन जब बोल रहे हैं तो 2003 ऊपर लिखा हुआ है, वर्जन 2003। लिख लिया, अभी और लिख लें। अब देखो कितना टाइम बचेगा अपना एक्सेल में, इसलिए एक्सेल जल्दी होगा। फाइल टैब में कोई डिफरेंस है क्या, तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। फाइल टैब तीनों में एक समान है, जैसी वर्ड में वैसी एक्सेल में और वैसी पावर पॉइंट में। बस अंतर इतना सा है कि वहां न्यू डॉक्यूमेंट्स बोल रहे थे, यहाँ हम न्यू वर्कबुक बोलेंगे। सही है ना। वहां ओपन डॉक्यूमेंट्स बोल रहे थे, यहाँ ओपन वर्कबुक बोलेंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बोलने का, बाकी बटन तो सिर्फ न्यू ही है। बटन वहां भी ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट प्रीव्यू है, सभी कॉमन बटन है। ठीक है कि नहीं, किसी भी बटन में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं होम पर। इस पर होम पर, होम में कुछ चेंजेस हैं। जैसे यदि हम बात करें फॉन्ट, और फॉन्ट की साइज तो सेम है, लेकिन जो मैक्सिमम साइज थी हमने जो वर्ड में पढ़ी थी मैनुअली, वो कितनी पढ़ी थी,
1638, वो यहाँ पर चेंज है। वो मैक्सिमम जो साइज थी वो यहाँ पर मात्र 409 पीटी है। कितनी है? 409 पीटी। बाकी कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट सब सेम है, कुछ भी उसमें भी चेंज नहीं है। अलाइनमेंट की यदि हम बात करें तो वहां पर हमारे पास अलाइनमेंट कितने थे टेक्स्ट के? 4। यहाँ पर है 6। कितने? 6। 6 में 3 तो है लेफ्ट, राइट, सेंटर, और 3 है टॉप, मिडिल और बॉटम। तो वो भी कोई बड़ा चेंज नहीं है, वो भी क्योंकि हमने ऑलरेडी थोड़ा सा टेबल के बारे में डिस्कस किया था, तब भी देखा था, सॉरी इमेज के बारे में पोजीशन देखी थी, ठीक है ना। उसके बाद और यदि हम बात करें तो एक नई टैब जुड़ जाती है। जो स्टाइल हम बात कर रहे थे वहां पर हमारी स्टाइल थी ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग, जिसमें हमने टाइटल, हेडिंग और ये सब डिस्कस किया था। छोटा सा लिखा था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। उसकी जगह यहां पर आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसका एक क्वेश्चन आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपको क्या है कि कलर फॉर्मेटिंग है एक तरीके की पूरी, कि आपको चाहिए कि टॉप 10 वैल्यूज को मैं रेड कलर देना चाहता हूं, बॉटम 10 वैल्यूज को मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूं, या फिर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग देना चाहता हूं, कोई आइकन्स की स्टाइल देना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारी उसमें फॉर्मेट है, उनमें से आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, सिर्फ कलर फॉर्मेटिंग से सेल की जो वैल्यू है उनको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो बताऊंगा कैसे होता है। इसके अलावा एक एडिटिंग जो हमने पढ़ा था, जिसमें सिर्फ हम फाइंड, रिप्लेस, गो टू पढ़े थे, उसमें एक नया बटन और जुड़ रहा है जो है फिल्टर का। किसका? फिल्टर और सॉर्ट। फिल्टर और सॉर्ट। अब फिल्टर और सॉर्ट में क्या है कि फिल्टर तो हमें होता है कि सिलेक्टेड डाटा को, जैसे मेरे पास 100 वैल्यू है, 100 में से मैं सिर्फ 10 वैल्यू को दिखाना चाहता हूं, तो वो काम आता है आपका फिल्टर, कि सिलेक्टेड जो वैल्यूज है उन्हीं को सिर्फ शो करना है। तो किसका यूज करोगे? फिल्टर का। सॉर्ट ऑलरेडी हम लिख चुके थे पैराग्राफ ग्रुप में। सॉर्ट का मतलब होता है वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि हमें डाटा को सॉर्ट करना है तो काम आता है, और कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। तो कुल मिला के देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, एक बार अभी दिखाऊंगा स्क्रीन, कि फाइल टैब हम समझते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। होम टैब में कुछ चेंजेस हैं, हम उनको लिखेंगे, बाकी पूरी छोट स्किप कर देंगे, सिर्फ चेंजेस के, पूरी नहीं पढ़ेंगे। वही दोबारा से बोल्ड, इटैलिक उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो अलग है, जो वर्ड से एक्सेल में अलग है, उनको हम यहां पर चर्चा करेंगे। इंसर्ट में कोई चेंजेस नहीं है, इंसर्ट डिट्टो उसी की कॉपी है। लेआउट में भी ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा बहुत मार्जिन का चेंज है, अदरवाइज इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नई टैब कौन सी है ये हमें पूरी पढ़नी है, और एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो यहीं से आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक्सेल के ज्यादातर फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो वो पूरे यहीं से आते हैं। डेटा ये भी एक पूरी नई टैब है। तो ये 2 टैब तो हमें पूरी पढ़नी है डिटेल से। इनमें हम वो चीजें पढ़ेंगे जिनमें हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर क्या रह जाता है, चेंजेस हैं, कुछ नए फंक्शन है जो वर्ड में नहीं थे, तो हम उनको यहाँ पढ़ेंगे, अदरवाइज सब सेम है। रिव्यू में भी कोई चेंज नहीं है। व्यू में एक नया फंक्शन आएगा और व्यू चेंज होंगे। जैसे वहां डिफॉल्ट व्यू हमने पढ़ा था प्रिंट लेआउट, यहाँ पर डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल। एक और नया फंक्शन आ जाता है इसमें, जूम, सॉरी उसका फ्रीजिंग का। रो और कॉलम को आप क्या कर सकते हो? फ्रीज कर सकते हो। और जूम में भी चेंज है कि मैक्सिमम जूम जो वर्ड में 500 था, वो एक्सेल में कितना हो जाता है? 400 हो जाता है। तो ऐसे जो चेंज है उनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के पहले तो हम इनके चेंजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ये हम डिटेल से पढ़ लेंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इनको भी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें और होती हैं एक्सेल की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मेन्यू शुरू करने से पहले हम कुछ बातें एक्सेल की फिक्स हैं, जो क्वेश्चन बढ़ते हैं उनमें से, उन पे चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मेन्यू को अभी हम रख रहे हैं किस पर? थोड़ा सा होल्ड पर। उससे पहले हम मेन्यू से नीचे आते हैं थोड़ा सा। मेन्यू बार के नीचे कौन सा बार होता है? मेन्यू बार के नीचे एक्सेल में कौन सा बार होता है? फॉर्मूला बार। कौन सा? फॉर्मूला बार। देखिए भाई, ऐसा होता है थोड़ा सा, एक पूरी ऐसी पट्टी मिलेगी आपको, ठीक है। इस पट्टी के 2 भाग हो रखे होते हैं, एक इधर छोटा सा भाग, और एक ये पूरा बड़ा भाग।
और एक्चुअल में देखा जाए तो जो फॉर्मूला बार है वो ये है, जो फॉर्मूला बार है वो कौन सा है, ये वाली पट्टी। ये जो छोटी सी पट्टी होती है इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, नेम बॉक्स। ये हमेशा नेम बॉक्स में डिफॉल्ट रूप से जो आता है वो आता है A1। A1 का मतलब है ये सेल एड्रेस है पहली उस सेल का जिस पे हमारा कर्सर रहता है, और उसी को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। तो ये नेम बॉक्स क्या काम आता है, एक्टिव सेल का सेल एड्रेस शो करने के लिए। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस, सेल एड्रेस तो आप सब समझते हैं, समझते हैं क्या, सेल एड्रेस दर्शाने के लिए। ठीक है ना, सीधा सा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहां लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो हमेशा कहां दिखाई देगा आपको, नेम बॉक्स में। और नेम बॉक्स कहां है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। क्लियर है कि सर फॉर्मूला बार में आपको क्या दिखाई देता है, तो फॉर्मूला बार में हमें शो होता है एक्टिव सेल की वैल्यू और फंक्शन। एक्टिव सेल का कंटेंट बोल सकता हूं मैं, एक्टिव सेल का कंटेंट। कंटेंट इसलिए देखो, कंटेंट शब्द लिखने का भी एक मतलब है। यदि मैं यहां पर लिख देता सीधा वैल्यू, क्या लिख दूं, वैल्यू, तो मान लीजिए मैंने कोई सेल है उसमें फॉर्मूला लगाया है सम A1 से A10 और उसकी वैल्यू आ रही है 80। ठीक है ना, तो मुझे यहां पर 80 नहीं दिखाई देगा, यहां मुझे वो फॉर्मूला दिखाई देगा। फंक्शन के केस में वैल्यू तभी दिखाई देती है जब हमने डायरेक्ट सेल एंट्री की हो, सीधे वैल्यू एंट्री की हो, सीधा टेक्स्ट लिखा हो, तब तो सीधे वैल्यू दिखाई देगी। लेकिन यदि हमने कोई फंक्शन लगाया हुआ है तो उस फंक्शन का रिजल्ट हमें शो नहीं करता है, इस जगह पर हमें वो फंक्शन ही शो करता है। क्लियर है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ वैल्यू है, यहाँ हमें फंक्शन भी दिखाई देता है। जो हम खुद लिखते हैं वो हमें दिखाई देता है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो, फंक्शन का परिणाम कुछ भी हो सकता है, तो वहां परिणाम शो नहीं करेगा, वहां हमें फंक्शन ही शो करेगा। तो वो कहां शो करता है, आपका फॉर्मूला बार में। क्लियर है, तो एक बार तो ये लिखें, हेडिंग डाल लेना या छोटी सी, फॉर्मूला बार। क्या है ये, फॉर्मूला बार। तो दो क्वेश्चन बनते हैं इसके। ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट, एमएस एक्सेल की पहली एक्टिव सेल कौन सी होती है, तो A1 मतलब पहली सेल होती है, और पहली सेल का सेल एड्रेस क्या है, A1। थोड़ा सा घुमा दे और ऐसे पूछ ले डायरेक्ट कि नेम बॉक्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो भी A1। भाई लैंग्वेज बदल दे, डिफॉल्ट ही तो है, डिफॉल्ट मतलब अपने आप आ रही है A1, तो उसके बाद हम जहां क्लिक करेंगे उसी का सेल एड्रेस आएगा। फॉर्मूला बार मेन्यू बार के नीचे होती है, जी बिल्कुल, यही हमने बताया था आपको कि मेन्यू बार के नीचे नहीं, सॉरी मेन्यू बार नहीं, वो फॉर्मेटिंग टूल बार है, पूरी पट्टियों के नीचे, टूल बार के नीचे, फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे। लिख लिया, ध्यान रहे मेन्यूज को हम बाद में पढ़ रहे हैं, इनको होल्ड पे अभी इसलिए रखा है क्योंकि पहले छोटी छोटी सी और बातें होती हैं जिनको हम पहले चर्चा कर रहे हैं।
जब ये पता होंगी तभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़े आगे अब। हाँ जी, इसके बाद क्या होता है बताओ, फॉर्मूला बार के नीचे क्या होता है? फॉर्मूला बार के नीचे एबीसीडी लिखे दिखते हैं, दिखते हैं, क्या बोलते हैं उनको? सेल एड्रेस नहीं यार, पूरा ए बी सी डी कॉलम का नाम, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉलम हेडिंग। क्या बोलते हैं उनको? कॉलम हेडिंग। जो एबीसीडी दिख रही है आपको, उनको क्या बोलते हैं? कॉलम हेडिंग। यही दिखती है, कुछ और दिखता है? चलो, कितनों ने ईमानदारी से बताना एक्सेल चला के देखा हुआ है? बस, आप लोगों ने चलाया ही नहीं कभी एक्सेल, तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये तो पता है ना कि हाँ एबीसीडी कहीं नजर आते हैं। पता चला सर, पता ही नहीं, हमें तो ये एबीसीडी की बीमारी है। नहीं, ऐसे भी सीन आ जाते हैं। कैसा होता है? बढ़िया गोरा चिट्ठा सा होता है, बस थोड़े से दांत बाहर निकले हुए होते हैं। कैसी है? चलिए, कॉलम हेडिंग की बात करें तो कॉलम हेडिंग में देखिए, हमारी कॉलम हेडिंग में ए बी सी डी, और ये हमारा चलता है कहां तक? एक्स एफ डी तक। यानी जो अंतिम कॉलम है, सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है, उसका नाम क्या होता है? एक्स एफ डी। ठीक है ना? दिखा देंगे, ध्यान दे लो। ए बी सी डी में हम दर्शाते हैं नामों को, किसके? कॉलम के। कॉलम लेबल जो होता है वो एबीसीडी में होता है, और सबसे अंतिम कॉलम का जो नाम है वो क्या होता है? एक्स एफ डी। यदि हम बात करें कि सर ये टोटल कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1638 याद है? उसके बाद 4 और लगा दो तो 16,384। 16,384 टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अब आपसे पूछ ले कि एक्सएफडी कौन से नंबर का कॉलम है, तो 16,384वां नंबर है। या ये पूछ ले 16,384 में कॉलम का नाम क्या होगा, तो एक्सएफडी। ये तो है अभी लेटेस्ट वर्जन की बात। अब आपसे पूछ ले ओल्ड वर्जन, यानी कि 2003, तो 2003 की यदि हम बात करें तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम 256, और 256वां जो कॉलम है इसका नाम क्या होता है? आईवी। क्या होता है? आईवी। क्या होगा? आईवी। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 57 नंबर का कॉलम हेडिंग क्या होगी? अब देख भाई, 57 नंबर कैसे याद करेगा? रटना मत, सीख लेना। कैसे सीखोगे, एक बार ये देख लो। आपको कभी भी चीजों को रटना नहीं है। मैं कहता हूं मेरे कॉलमों को मैं लिख रहा हूं एबीसीडी में, तो 1 से लेके 26 तक तो क्या हो गए? ए से लेकर जेड हो गए या नहीं हो गए? सही है। अब मैं पूछता हूं कि सर 27वां कॉलम क्या होगा, तो 27वां कॉलम क्या होगा? डबल ए। सही है ना? 28वां क्या होगा? क्या? ए बी। 29वां क्या होगा? एसी। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 52 जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? ए जेड। होगा या नहीं होगा भाई? 26 तो हो गए ए से जेड तक, और बाकी के 26 मैंने ए के साथ ए से जेड तक। सही है ना? ए के साथ ए से जेड तक। अब मुझे फिर कौन सा चाहिए? 53। तो अब बी के साथ स्टार्ट कर दो, फिर 54, तो बीबी 55, बीसी 56, बीडी और 57, बीई
और ऐसे ही आप पहुंच जाओगे कहां तक, 78 होगा ना, 26। तो 78 का हो जाएगा क्या, बी जेड, और 79 फिर स्टार्ट कर दो सी ए से। तो आपका जवाब शायद मिल गया होगा दोस्त, 57 नंबर का क्या मिल गया हमें, बी ई। क्लियर है। तो अब आपसे कोई भी नंबर का पूछ ले, ऐसे यदि एक सीक्वेंस पता है तो हम निकाल सकते हैं, वैसे कभी इतना डीप में पूछता नहीं है, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सोच लो 26 का पूरा पहाड़ा याद होना चाहिए, और 26 का पहाड़ा याद है जब तो आप पूरे 16,384 का निकाल सकते हो, और वो याद नहीं है तो फिर गुणा करते रहना, सही है ना। तो उतारो एक बार ये। हाँ दोस्त, 2003 में कॉलमों की संख्या कितनी होती है, 256। 2003 से पहले सभी में 256। जैसे आपका 16,384वें कॉलम का नाम क्या था, XFD, ऐसे ही 256वें कॉलम का नाम क्या है, IB। 4 नहीं है ये, I और B है, कहीं तुम रोमन वाला 4 समझ लो, I और B। क्या 4 लिख लिया आपने, वेरी गुड। मुझे इसीलिए देखो, मतलब कि कहीं ना कहीं थॉट्स आ जाते हैं कि बच्चे यहाँ गलती करेंगे ही करेंगे, नहीं तो अब IB को कैसे लिखूं मैं, और बताओ, ऐसे ही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा IB को भी। ये तो ये सोचने वाली बात होनी चाहिए कि यहाँ जब सर 256 लिख रहे हैं तो यहाँ 4 का क्या काम, इसीलिए लिखने से पहले समझना ही ज्यादा जरूरी होता है। भाई आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये XFD है इसके लिए, तो अब इसके लिए भी कोई ना कोई तो अल्फाबेटिकल संख्या होगी, अब उसको भी आप न्यूमेरिकल बना रहे हो हैं। हाँ, 4 रोमन में भी यदि मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, मैं जनरली ऐसे लिखता हूं, और यदि बड़ा भी लिखें तो ऐसे लिखता, सही है ना। ये है 4। बुजुर्ग कहते थे अधजल गगरी छलकत जाए, तो जैसे आधा अधूरा ज्ञान भी बेकार है, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट भी बेकार है। काफी बार ओवर, हम क्या हर चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऐसा आ गया तो, ऐसा आ गया तो, अरे भाई सॉफ्टवेयर है, कोई मजाक तो है नहीं है, सॉफ्टवेयर जैसा बनाया है वैसे ही तो काम करेगा, है, अपनी मर्जी से थोड़ी चला लेंगे उसको। अपनी मर्जी से हम इनपुट, कंप्यूटर की तो डेफिनेशन ही यही कहती है कि यदि इनपुट गलत है तो आउटपुट ही गलत होगा। तो प्रोसेसिंग तभी सही है जब आपका इनपुट सही है। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं दौड़ना है एक्स्ट्रा, होता है कि नहीं होता। क्योंकि एक दिन जीके की क्लास में एक कह रहा था कि सर वो पता नहीं कौन सी कहानी बता रहे थे वो टीचर, कोई रानी थी शायद, या नहीं नहीं पद्मावती की नहीं थी यार, वो कोई और थी, उसको भगा के लाके कोई शादी करी थी उन्होंने आमेर में, ऐसा कोई सीन था। और पृथ्वीराज चौहान था क्या वो, या कोई और, देखो मुझे ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा था। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर वो रानी भागती नहीं तो, मतलब देखो क्वेश्चन देखो बच्चे का, कि सर वो रानी भागती नहीं तो वो शादी कैसे करता। अरे भाई शादी हो चुकी, तो इतिहास पढ़ रहा है, तो उससे क्या मतलब है वो क्यों भागी, जबरदस्ती भागी या नहीं भागना चाहती थी, उससे तुझे क्या मतलब है। इतना सा ध्यान रख, ये रानी भागी, शादी कर ली, काम हो गया। कोई ना कोई छेड़ रहा है, माउस या गलत जगह रखा हुआ है, कमेंट ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ तो होगा। चलिए बढ़े आगे। अब देखिए जब रो कॉलम हेडिंग की बात होगी तो दूसरा कौन सी हेडिंग बचती है लेफ्ट साइड में, रो हेडिंग। कौन सी, रो हेडिंग। अब रो हेडिंग की यदि हम बात करें तो ये हमारी चलती है न्यूमेरिकल में 1 2 3, और ये कहां तक होती है,
10,48,576। तो सीधा सा क्वेश्चन, एक सीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी हो सकती है? 16,376 होता है मेरे भाई, 75 नहीं होता है ना। 16,384 2007 के बाद सभी वर्जन के लिए मेरे भाई, कोई पर्टिकुलर 10 या 13 के लिए नहीं है। सर पता नहीं, किसी एग्जाम में आया था एक्सेल में जीएफ का संबंध है, आंसर कॉलम था। वाह, देखो क्वेश्चन देखो आप कि सर किसी एग्जाम में आया था कि एक्सेल में जीएफ का संबंध किससे है? वाह, कॉलम से। मतलब बहुत ज्ञानी है, कमी नहीं है इंडिया में टैलेंट की, बस उसको पता नहीं लग पाता है। आया होगा जीएफ, नाम आ जाएगा कॉलम का, आगे पढ़ोगे तो भाई एबीसीडी लिखते जाओगे तो। चलिए दूसरा देखें, यदि ओल्ड वर्जन की बात करें यानी कि 2003 तक, वर्जन 2003 तक रो की संख्या कितनी होगी? रो की संख्या 65,535। ये पुराने वर्जनों में थी भाई 2003 तक। पैंसठ हजार 535। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, पुराने वर्जनों में रो तो है 65,535 और कॉलम है 256। और लगातार 2 एग्जामों में पुराना वर्जन पूछा गया है। वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था कॉलम का, और रो का शायद आया था आपके संगणक में, ठीक है ना। तो 2 एग्जामों में लगातार ओल्ड वर्जन पूछ लिया है, इसलिए ये 2003 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, सिंपल सा, एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं आपके लिए। एमएस एक्सेल 2003, कौन सा? 2003 में अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर 1 XFD 256। ऑप्शन नंबर बी XFD 10,48,576। ऑप्शन नंबर सी IB 256। ऑप्शन नंबर डी IB 65,535। हाँ जी, आंसर क्या हो गया? डी। कैसे? अंतिम कॉलम का नंबर पकड़ो और अंतिम सेल रो का पकड़ो और दोनों को मिला दो, पहले कॉलम फिर रो। तो ये तो है हमारी अंतिम रो, क्योंकि टोटल रो कितनी थी 2003 में? 65,500। और ये है हमारा अंतिम कॉलम, ठीक है ना। अब यही होता 2003 की जगह 2007, 2010 या कोई और, तो आंसर क्या हो जाता? बी। आंसर क्या हो जाता? बी। यानी देखो ऑप्शन आपको थोड़ा ऐसे लगेंगे कंफ्यूज करने वाले, एक जैसी चीज, ये तो सुनी सुनी वैल्यू है, तो कभी तुक्का मारने की मत सोचना, समझ के जाना इन चीजों। ये होता है जल्दबाजी, क्वेश्चन लिखा नहीं उससे पहले भाई जवाब दे रहा था। IB 256 सही है ना, तो इसलिए इतनी उतावलापन जो होता है ना वो नुकसानदायक होता है थोड़ा सा। लिख लें जल्दी।
हाँ 7 के बाद वालों के लिए, 7 के लिए भी है। 2003 तक है ये डी, और 2003 के बाद सीधा वर्जन आया था 2007, तो 7 के बाद सभी वर्जनों के लिए है। भाई रटना नहीं है, आप तो ये चीजें समझ लो कि आपके पास रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है और कौन से वर्जन के लिए। तो ये जो वैल्यू लिखी हमने, ये लिखी 2003 तक। कहां तक? 2003 तक। और 2003 के बाद वाले सभी के लिए वैल्यू कौन सी थी? ये वाली। अब चाहे वर्जन कुछ भी दे देना हम, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर 2019 कर दें, 2021 कर दें, कुछ भी दे दे, ईयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिख लिया? अब देखिए नेक्स्ट, रो हो गया, कॉलम हो गया, तो रो और कॉलम मिलकर के अब क्या बना रहे हैं आपके पास? सेल। क्या बनाते हैं? तो सेल में हम डाटा एंट्री कितने तरीके से कर सकते हैं, उसे हम बोल रहे हैं सेल एंट्री। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो ये जनरली 3 प्रकार की हम करते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखिए कैसे। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे एक बार, फिर लिखना, ठीक है? समझने पर पूरा फोकस होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला है लेवल एंट्री। लेवल एंट्री की है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमेशा एबीसीडी से होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेट। जैसे कोई भी चीज है ABC 1 2 3 हो सकता है कि नहीं, XYZ एटसेट्रा। यानी इस वैल्यू के पहले हमेशा कोई ना कोई अल्फाबेट होगा। हो सकता है आपका नाम हो, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं टेक्स्ट एंट्री। इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? टेक्स्ट एंट्री। क्योंकि इसमें हम हमेशा शुरुआत किससे करेंगे? अल्फाबेट से करेंगे। क्लियर है ना? और जब आप ऐसा कोई टेक्स्ट लिखते हो तो इसका जो अलाइनमेंट होता है सेल में, और वो अलाइनमेंट हमेशा कौन सा होता है? लेफ्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेल के अंतर्गत टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कौन सा होता है? लेफ्ट होता है। जैसे ये आपकी कोई सेल है, अब इस सेल में यदि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो जैसे XYZ, तो ये XYZ हमेशा कहां दिखाई देगा? इस सेल के लेफ्ट में। और यदि इसी सेल में आप कोई नंबर लिख देते हो 1 2 3, तो ये नंबर हमेशा कहां दिखाई देता है? राइट में। ठीक है? तो ये तो हुई पहली एंट्री जिसका नाम क्या है? लेवल एंट्री। दूसरी एंट्री देखें, लिख लेना, मैं नीचे कर दूंगा एक बार, है ना? समझ लो। दूसरी है जिसका नाम है वैल्यू एंट्री। क्या है? वैल्यू एंट्री। और वैल्यू एंट्री की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमेशा कहां से होगी? नंबर से। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर। जैसे 1 2 3 1 2 3.15 कुछ भी हो सकता है, पॉइंटों में हो चाहे कैसे ही हो, वो किस में होनी चाहिए? नंबर्स में। और इसका जो अलाइनमेंट है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? राइट साइड। अलाइनमेंट हमेशा क्या मिलेगा? राइट। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया सीधे सीधे। वैल्यू एंट्री का या न्यूमेरिकल वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है? राइट साइड। तीसरी जो एंट्री होती है वो होती है आपकी फॉर्मूला एंट्री। कौन सी है? फॉर्मूला एंट्री। और फॉर्मूला एंट्री की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमेशा कहां से होती है? इक्वल टू से। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि फॉर्मूले की शुरुआत किससे की जाती है? तो इक्वल टू से। ठीक है ना? जैसे इक्वल टू सम, इक्वल टू नाउ, कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसकी हमेशा शुरुआत किससे होगी? इक्वल टू से। अब बात आती है अलाइनमेंट की कि सर फॉर्मूला एंट्री का अलाइनमेंट, तो गलत। फॉर्मूला एंट्री का जो अलाइनमेंट है वो डिपेंड करता है इस फंक्शन के परिणाम पर। इस पर? फंक्शन के परिणाम पर।
फंक्शन का परिणाम एक टेक्स्ट वैल्यू है तब तो लेफ्ट, और फंक्शन का परिणाम एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो राइट। और यदि कोई काफी फंक्शन हमारे ऐसे भी होते हैं जो परिणाम देते हैं ट्रू और फॉल्स में, कंडीशनल होता है कि नहीं होते, तो यदि ट्रू और फॉल्स में कोई रिजल्ट देता है तो अलाइनमेंट होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। तो ये ध्यान रखना, अलाइनमेंट की यदि हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो अलाइनमेंट हमेशा किस पर निर्भर करता है? फंक्शन के परिणाम पर निर्भर करता है, फंक्शन के परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है ना? क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन है तो लेफ्ट होगा, न्यूमेरिकल फंक्शन है तो राइट होगा, और कंडीशनल है तो सेंटर होगा। तो वो आगे हम लिखेंगे। तो अब एक बार आप ये तीनों सेल एंट्रीज को लिख लें। ज्यादा छोटा हो जाएगा क्या? ये लो, बहुत है। हाँ, इसीलिए टाइम हो गया बिल्कुल। बस तो बाकी चर्चा कल करेंगे। वैल्यू एंट्री का एग्जांपल है, कोई भी आप नंबर लिख दो दोस्त, नंबर लिख दो, जैसे हमने लिखा है 123 123.5, ये एग्जांपल है इसके। नंबर के बीच में रो नहीं है, एक्स ऐसे कुछ बीच में नहीं आता है। किससे? नहीं नहीं दोस्त, फॉर्मूला कभी भी प्लस से स्टार्ट नहीं होता, कभी नहीं होता, इक्वल टू से होता है हमेशा, है ना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेल में एरर ही देगा। सेल में एग्जांपल दे रखा है मेरे भाई, ऊपर एक्स वाई जेड के नीचे 1 2 3, यही एग्जांपल है। और इसका देखो ये वाला एग्जांपल है, लोकेश खत्री, ये वैल्यू एंट्री का एग्जांपल है 1 2 3। तो कल आपको एग्जांपल बताएंगे किसके? फॉर्मूला एंट्री के, ठीक है ना? इसके अलाइनमेंटों को कैसे सेंटर होगा, कब तो सेंटर है और कब राइट है, कब है। हाँ, बिल्कुल। वो तो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, तो अलाइनमेंट भी होती है लेफ्ट राइट।